क्या शून्यता के पार भी कुछ है, वो जो न बना लेकिन उससे सब कुछ बन गया, जो न कारण है न कार्य, फिर भी हर कारण उसी से है। उपनिषद कहते हैं, यतो वा इमानी भूतानि जायन्ते, जिससे यह सृष्टि उत्पन्न होती है, जिसमें यह रहती है और जिसमें अंत में लीन हो जाती है, वह ब्रह्म है। इस रहस्य को जानिए, अभी देखें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से। तो दोस्तों, अभी तक जहां हम पहुंचे हैं, इससे आगे की मनोवैज्ञानिक यात्रा या इंक्वायरी जो भी करें, इससे आगे बढ़ने के लिए चलिए हम आने वाले रास्ते की सफाई करते हैं। कहने का मतलब कि हम राह बनाते हैं और वो राह ऐसी राह हो जहां पे जो भी चीज है, जो वास्तविकता में है, उसके प्रकट होने में या उसके वास्तविकता में आने में कोई अवरोध ना बचे। तो दोस्तों, अभी तक हम जहां पर पहुंचे हैं, हमने बात की है समय के अंत की। तो यहां पर सबसे पहला सवाल आता है कि यह समस्या आज तक मानव ने इस समस्या को फेस क्यों नहीं किया, क्यों नहीं माना कि समय शत्रु है। और हम आंतरिक परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं, हम बाहरी परिप्रेक्ष्य में बात नहीं कर रहे हैं। आंतरिक परिप्रेक्ष्य में मनोवैज्ञानिक स्तर पर या साइकोलॉजिकल स्तर पर टाइम शत्रु है, क्योंकि टाइम सेंस ऑफ बिकमिंग उत्पन्न करता है और फिर ये एक कभी ना खत्म होने वाली मूवमेंट बन जाता है। इस पे हमने बात की है। अभी हम ये पूछ रहे हैं कि आखिर क्या वजह है कि मानव ने इस समस्या को कभी समस्या माना ही नहीं। शायद कई ढंग से, कई तरीकों से, अलग अलग धर्मों में ये बात आती है। सबसे पहले अगर हम धर्मों के बाहर की बात लें, हमारा जो सामान्य जीवन है, जो सामान्य पढ़ाई लिखाई है, उसमें तो ये बात आती ही नहीं, क्योंकि जो सामान्य जीवन है उसमें संघर्ष को, कॉन्फ्लिक्ट को प्रोग्रेस का मार्ग समझा जाता है। जब तक आप संघर्ष ना करें तो प्रोग्रेस हो ही नहीं सकता, ऐसा माना जा सकता है, ऐसा माना जाता है। और ये एक अटल सत्य ही माना जाता है सांसारिक जगत में कि अगर संघर्ष नहीं तो कोई प्रोग्रेस नहीं। तो सबसे पहले तो यही अवरोध बना कि जब संघर्ष को ही हमने जीवन का उद्देश्य मान लिया है, तो फिर संघर्ष के समाप्ति की बात तो हम नहीं कर सकते। हाँ, कुछ धर्म ये बातें जरूर कहते हैं और शायद इस तरफ इशारा करते हैं, कुछ ऐसा जो समय के परे है, कुछ जो समय में बंधा हुआ है। लेकिन अगर हम धर्मों की भी बात करें तो शायद उनमें ये एक आइडिया है, ये एक फिलॉसफी है। और शायद इसीलिए ये जो हमसे बड़ा कुछ या हमसे बड़ा कुछ, क्योंकि हम समय में बंधे हैं तो समय से बाहर कुछ होना चाहिए। इसीलिए कई धर्मों में ईश्वर की परिकल्पना भी ऐसे है कि वो समयातीत है, वो समय के बाहर है, लेकिन हमसे पृथक है, हमसे अलग है। तो शायद हम अपनी लिमिटेशन देखते हैं और ये एक चाहत उस लिमिटेशन को क्रॉस करने की या इस कॉन्फ्लिक्ट से फ्री होने की एक निहित इच्छा है। लेकिन जब उसे एक्सप्रेस करना हो तो वो एक्सप्रेस इस ढंग से होती है कि हम तो अपनी सीमाओं में बंधे हैं, हम तो हमारी सीमाओं में बंधे रहना हमारी नियति है। लेकिन इन सीमाओं के बाहर भी कुछ है जहां तक हमें जाना है। तो ये कॉन्सेप्ट कि समय के बाहर कुछ है
इसको फिलोसोफाइज करना या इसको एक आइडियल की तरह लेना, उसमें फिर हम इसी तरह के निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि समय के परे कुछ है और वहां तक जाने के लिए हमें कुछ करना पड़ेगा। हमें शायद अच्छे कर्म करने पड़ेंगे, हमें शायद इतने सारे हमें ढेर सारे जन्म लेने पड़ेंगे और ना जाने क्या क्या तरह तरह की बातें। तो शायद हम कह सकते हैं कि एक हमारे दैनिक जीवन की व्यस्तता, हमारे मटेरियल जीवन की जो ज़रूरतें हैं वो हमें लगता है कि संघर्षों से ही पूरी होती हैं, और दूसरा जो साइकोलॉजिकल स्तर पर खुद को समझाने के लिए या खुद को हील करने के लिए, साइकोलॉजिकल स्तर पर खुद को स्थिर रखने के लिए जो धर्मों का हम सहारा लेते हैं, उसमें भी ये जो समय के बाहर की चीज़ है वो एक आइडिया के रूप में है, वो एक्चुअलिटी के रूप में नहीं है। तो इससे हम ये देख सकते हैं कि शायद इन वजहों से कभी मानव ने एंडिंग ऑफ टाइम, समय के अंत, इस चीज़ के बारे में सोचा नहीं या इसको कभी समस्या माना नहीं। लेकिन जब हम और आप इस निष्कर्ष पर पहुंच चुके हैं कि समय एनिमी है, साइकोलॉजिकल टाइम एनिमी है, तो एंडिंग ऑफ टाइम होना है। तो अब जब एंडिंग ऑफ टाइम हो गया, और इसके पहले ये सवाल हमने क्यों किया कि मानव ने इस सवाल को कभी कन्फ्रंट किया क्यों नहीं? क्योंकि ये स्वाभाविक रूप से ये सवाल हमारे दिमाग में आएगा जब हम ये बातें कह रहे हैं। तो ये बात स्वाभाविक है कि भाई आज तक किसी ने यह सवाल क्यों नहीं उठाया, आज तक किसी ने क्यों नहीं कहा कि समय शत्रु है और एंडिंग ऑफ टाइम होना है, एंडिंग ऑफ आई होना है। क्यों आज तक ये सवाल उस ढंग से नहीं उठाया गया जिस ढंग से हम उठाना चाह रहे हैं? हम इस सवाल को एक फिलॉसफी, एक आइडिया की तरह नहीं उठा रहे हैं। हमारा प्रश्न है कि ये आइडिया और फिलॉसफी से ज़्यादा एक्चुअलिटी क्यों नहीं बन पाया? ये सवाल ज़रूर आएगा, इसीलिए पहले हम इस सवाल को डील करते हैं। इस सवाल को हमने डील किया क्योंकि, और कैसे डील किया, हमने ये देखा कि एक मटेरियल लाइफ की ज़रूरतें थी और दूसरा धर्मों में भी ये एक आइडिया बनकर रह गया। शायद इसीलिए इस सवाल को कन्फ्रंट नहीं किया। लेकिन हमारे लिए तार्किकता के स्तर पर ही सही या बातों के स्तर पर ही सही, और हम ये चीज़ें लॉजिकली डिसिफर कर रहे हैं, लॉजिकली हम चीज़ों तक पहुंचना चाह रहे हैं। तो हमारे लिए, हमारे और आपके लिए या मेरे आपके लिए समय अंत होता है। अब जो समय अंत हो गया या एंडिंग ऑफ टाइम हो गया, तो हम जानते हैं एंडिंग ऑफ टाइम एंडिंग ऑफ सेल्फ है, अहम का भी नाश है। तो क्या कुछ नया जन्म लेता है? क्या कुछ नए की शुरुआत होती है? यहां पे शुरुआत कहने में हमें सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि शुरुआत में समय का बोध होता है और समय का अंत हो गया है, हमने समय का अंत कर दिया है, या आप इसे जैसे भी रखना चाहें कि समय का अंत हो गया, एंडिंग ऑफ टाइम हो गया। तो फिर शुरुआत, किसी नए चीज की शुरुआत कहना शायद अप्रोप्रिएट नहीं होगा। हम कह सकते हैं कि कुछ नया होता है जो पहले कभी नहीं हुआ। पहले नहीं हुआ क्योंकि वो समय में था, अब कुछ नया होता है। अब हम यहां पे एक कदम और रुकते हैं। हम पूछते हैं कि ये सवाल हम क्यों कर रहे हैं कि एंडिंग ऑफ टाइम के बाद क्या होता है? क्या कोई हमारी इच्छा है? क्या कोई एक हिडन डिजायर है कुछ अच्छा पाने की? क्या हम अपने जीवन, रोजमर्रा के जीवन से परेशान हो गए हैं, इसीलिए हम कोई एस्केप रूट खोज रहे हैं? क्या डिजायर ही हमें डिसीव कर रहा है? क्या कुछ
इनटैंजिबल, कुछ ऐसा टैंजिबल या कुछ ऐसी चीज हम ग्रहण करना चाह रहे हैं जो शायद मेरे जो दैनिक जीवन में जो साधारणता है, मैं जो ऑर्डिनरी फील करता हूँ अपने डेली लाइफ में, या जो 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 अनइजीनेस, जो दुखों का सामना करता हूँ, बस उससे एक मैं नेचुरल सा एस्केप लेना चाह रहा हूँ। तो जैसे मैं घूमने जाता हूँ इसलिए मैं अपना मन बहला रहा हूँ। क्या ये बात है? तो हमने पहले भी कहा कि इन सब चीज़ों का अब कोई मतलब नहीं रहा, क्योंकि एंडिंग ऑफ टाइम के साथ एंडिंग ऑफ थॉट है, एंडिंग ऑफ आई है। तो फिर इन सारी चीज़ों का भी कोई मतलब नहीं रहा। तो डिजायर अपना रूप बदलकर किस रूप में खुद को प्रकट करे, ये भी हमें क्लियर है। हमें क्लियर है कि जब हम ये सवाल करते हैं कि क्या समय के अंत के बाद कुछ नया उत्पन्न होता है, तो उसमें भी मेरा कोई हिडन डिजायर नहीं, हमारा कोई हिडन डिजायर नहीं कि अब कुछ नया होगा तो वो पहले से बेहतर होगा, या कुछ हम ऐसा ग्रैस्प कर लेंगे जो किसी ने ग्रैस्प नहीं किया। ये सब डिजायर के ही रूप है। तो वो भी नहीं है, क्योंकि समय का अंत हो चुका, सेल्फ का अंत हो चुका, थॉट का अंत हो चुका। तो और जहां पर हमने पिछले वीडियो का अंत किया था कि जो एंडिंग ऑफ टाइम है, एंडिंग ऑफ टाइम के साथ पर्टिकुलर इंटेलिजेंस या व्यक्तिगत इंटेलिजेंस का अंत होता है। तो हम कह सकते हैं कि जो व्यक्तिगत माइंड है, जो व्यक्तित्व बना रही है, जो व्यक्ति स्पेसिफिक व्यक्ति या पर्सनल भावनाओं का निर्माण कर रही है, जो हर व्यक्तित्व में अलग अलग है, वो पर्सनल माइंड या पर्टिकुलर माइंड, व्यक्तिगत माइंड खत्म हो गया। और फिर शेष क्या बचा है? शेष बचा है सिर्फ माइंड, और सारा क्रिएशन उस माइंड में ही है, सारी प्रकृति उस माइंड में ही है, उस माइंड का ही हिस्सा है। और ये हमने देखा भी है कि जब एंडिंग ऑफ टाइम हुआ, एंडिंग ऑफ आई हुआ, तो वहां पे सेंस ऑफ नथिंगनेस है, और उसी नथिंगनेस में ये सारी सृष्टि है, और वो नथिंगनेस ही एनर्जी है। वो एनर्जी इंटेलिजेंट है, और वो इंटेलिजेंट है तो उसका मतलब ये नहीं कि उस इंटेलिजेंस में कोई पर्सनैलिटी है, वो मेरी या किसी बड़े वैज्ञानिक की इंटेलिजेंस है। वो यूनिवर्सल या कॉस्मिक इंटेलिजेंस है। तो या तो हम उसे नथिंगनेस कहें, या तो हम उसे कॉस्मिक इंटेलिजेंस कहें, कॉस्मिक माइंड कहें, यूनिवर्सल माइंड कहें, जो भी कहें। ये जो व्यक्तिगत माइंड है, उसके अंत के बाद कॉस्मिक माइंड है। यहां तक हम पिछले वीडियो में पहुंचे थे। अब सवाल यह होता है कि क्या ऐसा भी कुछ है जिसे कॉस्मिक माइंड भी ग्रास्प नहीं कर सकता? और आप, उम्मीद है दोस्तों आप समझ रहे होंगे कि हम किस स्तर पर जा चुके हैं। कॉस्मिक माइंड भी जहां तक नहीं पहुंच सकता, क्या ऐसा कुछ है? क्या ऐसा कुछ है जहां तक जिसको कॉस्मिक माइंड भी ग्रास्प नहीं कर सकता? ये जो नथिंगनेस की हम बात कर रहे हैं, यूनिवर्स की बात कर रहे हैं, आई का तो अंत हो ही चुका, वो सब भी उसके सामने कुछ नहीं है। और अभी हम जिस चीज की बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि मैं उससे अवेयर हो सकता हूं, या मैं उसको परसीव कर सकता हूं, या आप उससे अवेयर हो सकते हैं, या आप उससे परसीव कर सकते हैं। वो अवेयरनेस की बात नहीं है, ना परसेप्शन की बात है। अभी तक हमने जो भी बात की अपने इस चैनल पे, वो अवेयरनेस की बात थी, परसेप्शन की बात थी, और हम लॉजिकली
चीज़ों तक पहुंच रहे हैं। लेकिन अब जब हम लगभग हमने जो तार्किकता की जो सीमा है उसको छू ली। तार्किकता की सीमा तो यही है कि नथिंगनेस इज एवरीथिंग, एवरीथिंग इज एनर्जी। और जब हम इसके आगे की बात करते हैं तो फिर अब तर्क का कोई स्थान नहीं बचा, क्योंकि तार्किकता से शायद हम मानसिक स्तर पर ही सही कुछ परसीव कर सकते हैं, लेकिन हम जिसकी बात कर रहे हैं न उसको मैं परसीव कर सकता हूं, न मैं उसके प्रति अवेयर हो सकता हूं, फिर भी वो है। और वो है जिस तक ये कॉस्मिक इंटेलिजेंस भी नहीं पहुंच सकती, जिस तक ये नथिंगनेस भी नहीं पहुंच सकता। ये नथिंगनेस, कॉस्मिक इंटेलिजेंस, सब कुछ उसी में है। तो फिर मैं ये कैसे कह रहा हूं? जब कॉस्मिक इंटेलिजेंस भी उस तक नहीं पहुंचती तो मैं ये कैसे कह रहा हूं? क्या मैं अवेयर हो गया हूं? क्या मैंने उसको परसीव कर लिया है? ऐसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि मैं तो रहा ही नहीं, और ना उसको परसीव किया जा सकता है, ना उसकी अवेयरनेस हो सकती है। तो फिर ये वो ही कह रहा है, ये कोई और नहीं, ये वो ही कह रहा है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि तर्क के आगे का ये सफर भी आपको उतना ही रोचक लगे जितना रोचक शायद अभी तक की यात्रा लगी, जहां पे हम तर्क का सहारा ले रहे थे। लेकिन अब शायद हम कुछ ऐसा देखना चाह रहे हैं, कुछ ऐसी चीज, कुछ ऐसा इंक्वायर करना चाह रहे हैं जहां तर्क भी काम नहीं कर रहा, जहां तर्क का भी कोई स्थान नहीं। उसे ना यूनिवर्सल इंटेलिजेंस ग्रैस्प कर सकता है, ना कोई तर्क ग्रैस्प कर सकता है, ना उसके प्रति अवेयरनेस हो सकती है, ना उसका परसेप्शन हो सकता है। जब ऐसा कुछ नहीं हो सकता तो ये मैं कैसे कह रहा हूं? ये वो ही कह रहा है। तो दोस्तों, इस विचार के साथ मैं आपको छोड़ता हूं और इस चर्चा को अगले वीडियोस में आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद।